बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ गद्य पाठ एक बड़े भाई साहब को, जिसमें मैंने आपको कहानी समझाई है थोड़ी बहुत, और उसके शेष अंश को लेकर मैं फिर आज आपके साथ हूँ। और मैंने आपको वहाँ तक की कहानी बता दी थी जब बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत सारी बातें बताता है कि तुम मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे होते हैं आटे दाल का भाव पता चलेगा। और बड़े बड़े अंग्रेजी के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के दर्जनों, विलियम, कॉडियो, चार्ल्स, सारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें अपनी असलियत से परिचय मिलेगा। तो पढ़ाई के नाम पर एक भयानक डर डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ा भाई बहुत परिश्रम करता था, मगर परिणाम उसके विपरीत आने के कारण उसे ये लगता था कि पूरी शिक्षा प्रणाली ही गड़बड़ है। तो वो छोटे भाई को भी वही समझाने की कोशिश करता है कि पढ़ाई को जितनी हंसी खेल में तुम ले रहे हो उतना हंसी खेल वो है नहीं। जैसे जैसे तुम आगे की कक्षा में आओगे उतना ही कठिन तुम्हारे लिए सारा विषय होता चला जाएगा, उतनी ही कठिन तुम्हारे लिए पढ़ाई होती चली जाएगी। तो तुम उसको समझने की कोशिश करो। बड़ा भाई लगातार छोटे भाई को बातें सुनाता, लताड़ता, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे, इस बार तुम दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं पड़ रहे हैं, और मैं कुछ भी हो तो अंत में वो ये कहता कुछ भी हो मैं तुमसे बड़ा हूँ, और मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं तुमसे ज़्यादा अनुभव रखता हूँ। तुम लाख कहो, चाहे तुम मेरे दर्जे में ही क्यों ना आ जाओ, उम्र का फ़र्क तुम मिटा नहीं सकते, और उम्र का फ़र्क होने के कारण मेरे पास अनुभव ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें बड़ा भाई छोटे को समझाता है। मैं उसी के आगे के अंश को पढ़ने चलती हूँ। स्कूल का समय निकट था। नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। यानी कि अभी बड़े भाई विभिन्न प्रकार से छोटे भाई को डांट ही रहे थे। स्कूल जाने का समय निकट आ गया था, टाइम हो गया था और जाने की तैयारी हो रही थी। संभवतः इसीलिए उनको अपनी बात पर रोक लगानी पड़ी, नहीं तो अभी वो कितनी देर समझाते। छोटे भाई को लगा कि चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया और बड़े की कम से कम ये उपदेश माला बंद तो हुई। तो ये सोच के वो अंदर ही अंदर मन में प्रसन्न होता है कि बस किसी तरीके से ये खत्म तो हो। भोजन करने के लिए जब उन्हें स्कूल जाने के पहले भोजन करना था, तो इतनी डांट खाने के बाद भोजन कहाँ अच्छा लगे, तो भोजन भी नहीं अच्छा लगता। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। छोटा भाई अव्वल आया था और पास हो जाने के बाद, अव्वल आ जाने के बाद बड़े भाई का परीक्षा परिणाम बिल्कुल उल्टा था, पास नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी छोटे की मनमानी वो नहीं चलने देता। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है, मैं उम्र में बड़ा हूँ तुमसे, मैं तुम्हें सब कुछ कह सकता हूँ। तो उसके मन में आता कि आज मैं पास हो गया हूँ, कक्षा में अव्वल आया हूँ, उसके बाद भी मुझे इस तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं। अगर मैं फेल हो गया होता तब मेरे साथ क्या होता, इसका तो अंदाजा ही लगाना कठिन है। तो उसने कहा कि शायद प्राण ही ले लिए गए होते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया।
अब भाई साहब ने अपनी बात को, पढ़ाई को, विभिन्न विषयों को, पढ़ाने वालों को जितने विस्तार से, जितना भयावह चित्र खींच करके छोटे भाई के सामने रखा था, छोटा भाई वो सुन के ही डर गया था। उसे कक्षा के नाम से ही डर आ गया था। तो उसे भय सा लगने लगा। भयभीत तो ऐसा कर दिया था, लेकिन फिर भी स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा। ये उसने खुद ही आश्चर्य किया कि मेरे लिए बहुत बड़ा ताज्जुब है कि इतना डराने के बाद भी मैं स्कूल छोड़कर गया नहीं। मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई पूरी करूंगा ही। तो उन्होंने खुद ही ताज्जुब किया कि बहुत ताज्जुब की बात है कि बड़े भाई साहब ने मुझे इतना डराया, समझाया, पढ़ाई का भयावह रूप भी दिखाया, फिर भी मैं पता नहीं कैसे सब सुन के भी रुका रहा, भागा नहीं। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। इतना समझाने पर, इतना तिरस्कार करने पर, इतना लताड़ने पर, चार बात उठते बैठते सुनाने पर भी छोटे भाई की रुचि पढ़ाई में बिल्कुल नहीं थी। वो पढ़ाई को 10-5 घंटा बैठ के रट करके पढ़ाई नहीं कर सकता था। बड़े भाई की तरह उसे पढ़ना नहीं आता था। उसके पढ़ने का जो पढ़ने और समझने का जो तरीका था बिल्कुल फर्क था। वो अपने पढ़ी चीज़ों को तेज दिमाग, ज़हीन था दिमाग का, तेज दिमाग से एक बार में ही समझ कर लेता था और उसी का नतीजा था कि वो कक्षा में अव्वल आता था। बड़े भाई को ये लगता था कि उसने अंधे के हाथ बटेर लग गई है या उसने अंधेरे में तीर मारा और सटीक बैठ गया, मगर ऐसा नहीं था। वो दिमाग में ज़हीन था, दिमाग से, तो वो आसानी से ये सारा काम जो है वो कर लेता था। तो उसने ये चीज़ें समझी और वो कहता है मैं घर नहीं भागा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी उसकी पढ़ाई में जरा भी रुचि नहीं जगी, रुचि नहीं आई। और तब भी उसे जब कभी भी खेल कूद का कोई भी अवसर प्राप्त हो जाता तो वो उन चीज़ों को छोड़ता नहीं था। मौका पाके वो कभी भी इन चीज़ों को छोड़ता नहीं था कि वो छोड़ दे। बहुत जलील किया, फिर भी जैसे तैसे खेल कूद का कोई भी अवसर हाथ से न जाए। उसे खेल में रुचि थी और जब कभी भी खेलने का मौका मिल जाए तो वो उसे छोड़ता नहीं था, मौका को छोड़ता नहीं था। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। अब कक्षा में अव्वल आने पर उसे अपने ऊपर एक विश्वास बन गया था कि हाँ मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बड़े भाई की इतनी बातें सुनने के बाद तो उसके मन का जो विश्वास था वो भी डिग गया, हिलने लगा। उसे लगा कि बस अब उससे आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन बड़ा भाई तो कहता पढ़ नहीं सकते हो तो घर चले जाओ, दादा की गाड़ी कमाई क्यों बर्बाद कर रहे हो। फिर उसकी रुचि लगती है कि बड़ा भाई है, चलो डांटा होगा, समझाया होगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता हूँ। सालाना इम्तहान हुआ। अब सालाना इम्तहान के पहले तो भविष्य की भयानक तस्वीर दिखाते हुए भाई साहब ने छोटे भाई को समझाते हुए इतना तो कह ही दिया था कि उन्हें संसार का ज़्यादा अनुभव है, उनकी बातें गांठ बांध ले और नहीं बांधेगा तो पछताएगा। उनकी बातें सुनकर छोटा भाई का जो विश्वास है वो भी डोल गया, परंतु पढ़ाई लिखाई में उसका मन फिर भी नहीं लगा। उस चाह के भी अपना पढ़ाई लिखाई में बड़े भाई के कहे अनुसार मन नहीं लगा पाता था। और तभी अचानक ऐसे ही दिन एक दिन व्यतीत हो गए और सालाना इम्तहान भी आ गया। वार्षिक परीक्षा, सालाना इम्तहान आ गया और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। कहानी बहुत अच्छे मोड़ पर आ जाती है कि बड़ा भाई जितना ही छोटे भाई को डांटता डपटता
बड़ा भाई उतना ही चोरी छिपे खेलता, लेकिन जब पढ़ता तो अपने ज़हीन दिमाग से तो वो एक बार में ही चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेता, और नतीजा वही होता कि साल के अंत में जब सालाना इम्तिहान होता तो उस इम्तिहान का नतीजा जो सामने आता उसमें बड़ा भाई रुक जाता और छोटा भाई अव्वल आ जाता। अफसोस होता बड़े भाई के ना पास होने का, लेकिन अपने पास होने की खुशी थी कि उसने इतनी आँख फोड़ू पढ़ाई भी नहीं की थी, तो उसे एक अच्छा अनुभव लगता था। तो उसने कहा कि मैं फिर पास हो गया, भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, लेखक खुद ही कहता है कि मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी जितना बड़े भाई साहब करते थे, जितना उनको अनुभव था, जितने परिश्रम से वो पढ़ते थे, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। वो कहते हैं मैंने तो इतनी मेहनत भी नहीं की थी, फिर भी मैं कक्षा में अव्वल आ गया। दर्जे में मतलब कक्षा में अव्वल आ गया। उसे खुद समझ में इस बात को नहीं आ रहा उसके कि क्या करे। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, प्राण के अंत तक, यानी एड़ी चोटी एक करके, खून पसीना जला के, आँख फोड़ू पढ़ाई करके, कुर्सी मेज पर रात दिन इकट्ठे बैठ के लगातार पढ़ाई करने वाला व्यक्ति अगर फेल हो जाए तो वास्तव में बहुत कष्ट, बहुत दुख, सब कुछ लगेगा। और अगर किसी एक हॉस्टल के कमरे में बैठ के दो सगे भाई एक ही जगह पर पढ़ते हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, बड़ा परिश्रम भी ज़्यादा करता हो, छोटा परिश्रम भी कम करता हो और अव्वल आता हो, तब तो ये कुछ ज़्यादा ही आश्चर्य की चीज़ें हो जाएंगी। तो यही कहा गया है, मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। लेखक कहता मुझे तो खुद ही आश्चर्य कि मैं कैसे कक्षा में अव्वल आ गया। उसे कुछ पता नहीं चलता था, न वो इतनी मेहनत कर सकता था। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 बजे से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, यानी पूरा दिन और पूरी रात, अधिक से अधिक समय तक स्कूल जाने के पहले तक जितनी पढ़ाई की जा सकती है होगी, बड़े भाई ने उतनी मेहनत की थी। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, चेहरे की चमक चली गई थी। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, चेहरे की चमक उड़ गई थी, चेहरा मुरझा गया था। छोटा भाई खेलते कूदते पढ़ता था, चेहरे की चमक होती थी, खेलते कूदते मुस्कुराते उसका समय कब बीत जाता था उसे पता भी नहीं, और परिणाम आने पर वो अव्वल रहता था, तो उसे खुद भी आश्चर्य होता था। तो मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए थे। लेकिन बड़े भाई साहब फिर भी पास ना हो सके। अब ऐसे कष्ट में छोटे भाई अपने पास होने की खुशी को कैसे मनाएगा? अंदर अंदर उसके मन में ये तो आता था कि बड़े भाई मुझे हर बात पे झिड़कते हैं, हर बात पे लताड़ते हैं, हर बात पे डांटते हैं, मगर खुद पास होके नहीं दिखा पाते, तो उसे थोड़ा आश्चर्य लगता था कि वो कैसे इतनी कम मेहनत में इतने अच्छे नंबर ला दे रहा है, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया। पुराने जमाने में परिणाम जो थे वो प्रार्थना सभा में या सभागार में सुनाए जाते थे।
फिर बच्चा उठ के जाकर वहाँ अपना परीक्षा परिणाम लेकर आता था। तो सुनाया गया, तो जब सुना तो छोटे भाई को बड़ी दया आई। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, और जब वो रोने लगे तो लेखक भी रोने लगा। बड़ा भाई जब आंसू बहाने लगता अपने फेल होने के गम में, तो छोटा भाई क्या करता, बड़े भाई को रोते देखकर वो भी रोने लगा। उसे भी लगता है कि काश हम दोनों पास हो गए होते। जब एक ही कमरे में दो भाई पढ़ रहे हों, तो एक पास हो जाए एक फेल हो जाए तो छोटा पास होने की खुशी कैसे मना सकता है, जब तक कि दोनों ना पास हों। और ये हो नहीं रहा था, तो उसे बहुत कष्ट होता है। तो मेरे और भाई साहब में अब देखिए क्या स्थिति आ गई। अब अपने पास होने की खुशी आधी हो गई, और वो सोचता है कि काश मैं भी फेल हो गया होता। भाई साहब को इतना दुख तो न होता। अव्वल आने वाला बच्चा अपने भाई के लिए ये सोचता है कि काश मैं भी फेल हो गया होता, तो संभवतः भाई को इतना दुख न होता। लेकिन बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारियों के एहसास से बंधा था। अगर कहीं ऐसा होता कि छोटा भाई भी फेल हो जाता, तो संभवतः वो अपने फेल होने का दुख और कष्ट भूलकर छोटे भाई के ऊपर बरस पड़ते। जहाँ तक ऐसा ही कहानी का रुख है। लेकिन छोटा भाई जो रहता है वो बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं मना पाता। उसे बहुत आश्चर्य लगता है। और मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। अब दोनों के बीच में मात्र एक दर्जे का जो अंतर था वो रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, और कहीं कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। अब देखिए, अब लेखक और बड़े भाई के बीच में मात्र एक साल का अंतर रह गया, एक दर्जे का। अब बाल मन में हरकत सूझती है, बुरे विचार आते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि अगली परीक्षा में मैं फिर अव्वल आ जाऊं और भाई साहब फेल हो जाएं, तो मैं उनके साथ बराबर की कक्षा में आ जाऊंगा। तो इतने बुरे विचार संभवतः उसे इसीलिए आ रहे थे कि उसके मन में पास होने की खुशी तो थी, और साथ ही साथ इस बात का बहुत दुख था कि आंख फोड़ू पढ़ाई करके भाई ने पाया क्या। उसे 24 घंटे पढ़ाई के लिए डांटते डपटते रहकर भी भाई ने आखिर क्या हासिल कर लिया? कुछ भी तो नहीं। तमाम चीजें बताई गई, तमाम तरह से सिखाया गया, लेकिन उसका कोई परिणाम तो नहीं निकला। फिर उन्होंने कहा कि तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह इस किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। वो कहता है कि अगर अगली बार बड़ा भाई फेल हो जाएगा तो मैं तो बराबर आ जाऊंगा, फिर तो बड़े भाई को ये भी अधिकार नहीं रहेगा कि वो मुझे डांटे डपटे समझाए, तो मेरी फजीहत भी करना उनका बंद हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। उनके मन में जब ये बातें आई, कभी कभी व्यक्ति अपनी सोच से ज़्यादा बुरा भी दिमाग से सोच जाता है, और सोच लेने के बाद कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अपनी सोच पर भी गलतियां महसूस होती हैं।
कि ये कैसे खराब विचार मेरे मन में आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो छोटे भाई को भी बड़े भाई के प्रति बहुत खराब विचार मन में आने लगते हैं और उन्होंने कहा, बलपूर्वक दिल से निकाल दिया, आखिर वह मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं, और उसको सकारात्मक सोच में बदल के सकारात्मक स्वरूप में लेकर उन्होंने ये कहा कि लेखक के मन में ये आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे तो ये सोचना चाहिए कि उन्होंने हमेशा, बड़े भाई ने हमेशा छोटे भाई का हित देखा, भलाई सोची, तभी तो वो बात बात पर डांटते डपटते थे और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते थे। तभी तो वो समझाते थे कि बाप दादा की गाड़ी कमाई मत लुटाओ। तभी तो पढ़ाई की वो भयावह रूप उन्हें सिखाते थे, खेलने कूदने से मना करते थे, ताकि जीवन में एक सफल इंसान बन सके। तो ये सारी चीजें जो है समझाई गई हैं। अब उन्होंने अपने मन से बलपूर्वक वो बातें निकाल दी और लेखक को ये लगने लगा कि संभवतः वो उनके हित में ही डांटते हैं। मुझे इस समय अप्रिय लगता है जब कभी बच्चों को ऐसे ही डांटा जाता है, डपटा जाता है, तो उस समय बच्चों को बहुत अप्रिय लगता है। माता पिता के डांटो, बड़े भाई बहनें कोई हो, लेकिन रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है तो वही बच्चे पलट कर आपके पास, अपने गुरु तक के पास ये कहते हैं कि काश अगर आपने मेरे साथ इतना कड़ा रुख अपनाकर मुझे ऐसे न पढ़ाया होता तो आज मैं जितने अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ वो न हो पाता। ये अनुभूति उन्हें उस समय आती है जब उनका परिणाम आता है, तब उसे लगता है कि अरे ये तो हित में था, भलाई में था। इस भलाई को वो अनुभव करता है, तब उसे लगता है कि बड़ा भाई जो कहता है उसके भले के लिए कहता है। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। उन्होंने कहा, हाँ, जब कोई बात कही जाती है तो ये निश्चित है कि वो कड़वी लगती है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, कड़वी लगती है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि वास्तव में अनुभव होता है कि अगर मैंने इनकी बात का बुरा माना होता, यानी बड़े भाई की बात का छोटा भाई बुरा माना होता, घर छोड़कर चला गया होता, पढ़ाई छोड़ दिया होता, तो आज वो हर कक्षा में जो अव्वल आ रहा वो नहीं कर पाता। तो बड़े भाई ने जो डांटा डपटा समझाया वो छोटे भाई के हित में था। इसकी अनुभूति छोटे को भी होने लगती है कि आज मैं जो कुछ भी परिणाम पाया हूँ उसका बहुत बड़ा सहारा मेरा अपना खुद का बड़ा भाई है। तो उससे कहता कि इतने अच्छे नंबरों से जो मैं पास हो गया हूँ उसके पीछे संभवतः यही कारण है कि बड़े भाई ने मुझे हर तरह से समझाने की कोशिश की। अब बड़ा भाई साहब अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। अब भाई साहब में वो तेजी नहीं थी, अब उनको कुछ शर्मिंदगी लगने लगी थी। अब उनके अंदर कहने की आवाज़ में उतनी तीखापन नहीं था। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। अब लेखक को लगने लगा कि संभवतः बार बार मेरे पास हो जाने पर और भाई के फेल हो जाने पर ही ऐसा हो रहा है कि कई बार छोटे भाई के द्वारा की गई गलतियों को बड़े भाई ने नज़रअंदाज कर दिया। तो लेखक को ये लगने लगता है कि संभवतः आज मुझे जो बड़ा भाई छोड़ दे रहा है उसके पीछे यही कारण है कि वो पास नहीं हो पा रहे और मैं पास होता जा रहा हूँ। तो बड़े भाई को अब ये लगने लगा है कि छोटा तो पास होता जा रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा डांटने का अधिकार नहीं है। ये सोचकर वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं और फिर वो कुछ नहीं कहते हैं। तो बड़े धीरे से काम लिया
शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। लेखक को लगता है कि बड़ा भाई को अब ये एहसास होने लगा था कि अब उन्हें डांटने का अधिकार छोटे भाई को नहीं है, क्योंकि छोटा भाई हर कक्षा में अव्वल आते हुए उनकी बराबरी में खड़े होने के कगार पर आ गया था। तो उन्होंने कहा कि शायद अब वो डांटने का अधिकार नहीं है या नहीं रहा तो बहुत कम रहा, तो बहुत कम, या तो डांटने का अधिकार नहीं रहा या है तो बहुत कुछ समझाने बुझाने के नज़रिए से। तो मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ गई। अब लेखक को जब इस बात का एहसास हो जाता है कि बड़ा भाई अब उसे डांटेगा नहीं और बड़ा भाई अब उसे समझाने की कोशिश भी नहीं करेगा, अब उसकी गलतियों का एहसास उसे नहीं दिलाएगा, तो लेखक की स्वच्छंदता और बढ़ जाती है। तब वो और मनमानी करने लगता है। यहाँ पर वही बताया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता, सहनशीलता, यानी बड़ा भाई जो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बन गया था इस वजह से कि उसका परिणाम उसके विपरीत जा रहा था, तो अब उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा लेखक। ऐसा ही होता है, अगर बड़े की एक कमी छोटे के हाथ लग जाए तो छोटा उस कमी को बार बार दिखाकर बड़े को मजबूर कर देता है मुंह बंद करने के लिए। तो उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे एक ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा। अब लेखक को ये लगने लगा कि कुछ भी हो जाए मैं तो पास ही हो जाऊंगा। उनको लगता था कि मैं कितना भी कम पढ़ूंगा मैं पास हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने ये अपने मन की धारणा बना ली कि मैं तो अब पास हो ही जाऊंगा। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं आसपास ही हो जाऊंगा। अब उन्हें एक ऐसी धारणा बन गई थी कि वो कुछ भी करेंगे पास तो हो ही जाएंगे। तो उन्होंने ये अनुभव किया कि किसी भी स्थिति में वो रहेंगे पास तो निश्चित है, यानी पास होने की जो दृढ़ सोच थी वो उनके मन में घर कर गई कि वो कुछ भी करेगा पास होता जाएगा। भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। अब भाई साहब के डांट खाने के डर से और भाषण सुनने के डर के मारे छोटा भाई आए दिन किताबें लेकर बैठ जाता था। कुछ तो पढ़ता था, कुछ तो उसकी समझ में आता था, लेकिन जब बड़ा भाई उसे बोलना कम कर देता है, उसे डांटना कम कर देता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, तो वो उसे लगता है कि वो और उच्छृंखल हो गया। अब वो जो थोड़ा बहुत पढ़ता था उसने वो भी बंद कर दिया और उसको एक नया चस्का लग गया कनकौवे उड़ाने का। अब मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब लेखक को दूसरों को देख देख पतंग उड़ाने का चस्का लग गया। पतंग उड़ाने की जो शौक थी उसके अंदर बलवती हो गई कि अब वो पतंग भी उड़ाने लगा। खेलने कूदने तो वो जाता ही था, लेकिन जैसे जैसे उसको ये लगा कि अब बड़ा भाई उसे नहीं डांटेगा डपटेगा समझाएगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब दोनों भाई के बीच में सिर्फ 1 साल का अंतर था और छोटे को ये लगने लगा कि वो पास नहीं हो पाते और मैं पास होता जाता हूँ, तो उन्हें डांटने का अधिकार नहीं है। ये चीज़ उन्होंने महसूस कर ली है और इसी कारण वो मुझे नहीं डांटते हैं। तो ये उन्होंने कहा और उसी समय उन्हें कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था।
फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था, मांझा देता था, कन्ने बांधता था। पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां और आदि समस्याएं सब गुप्त रूप में हल की जाती थी। अब पतंग की तैयारियां होती थी। अब उन्होंने कहा कि जब कनकौवे उड़ाने का उन्हें शौक पैदा हो गया तो सारा दिन तो वो कनकौवे उड़ाने में अपना गुजार देते थे। फिर भी मैं भाई साहब की अदब करता था। इतना सब करते हुए भी उन्हें भाई साहब का लिहाज और डर था मन में। वो डरते थे क्योंकि उनकी नज़रें बचा के ही सारा कार्य करते थे। तो उनकी नज़रें बचाकर कनकौवे उड़ाता था, मांझा देना, कनकौवे बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि सारी समस्याएं गुप्त रूप में हल की जाती थी। अब बड़ा भाई न जाने इसके लिए कि वो पतंग उड़ाता है, कनकौवे उड़ाता है, तो वो मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी और बाकी सारी चीज़ों को भी बड़े गुप्त रूप में चोरी छिपे करते थे। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देता था कि मैं उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। अब उन्होंने भाई साहब को ये संदेह बिल्कुल नहीं होने दिया कि मैं भाई साहब की बातों को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। लेखक ने ये चीज़ अनुभव की कि यद्यपि उसने ऐसा किया था, भाई साहब की बातों को नज़रअंदाज करने लगा था, लेकिन इसको वो भाई साहब को महसूस नहीं होने देता था कि बड़े भाई को ये लगने लगे कि छोटा भाई उनका सम्मान करना भूल गया है, सम्मान करना नहीं जानता। तो इस तरह की चीज़ें जो उसके मन में आती हैं। तो यहाँ तक के पाठ को मैंने पढ़ा दिया। अभी कहानी का एक हिस्सा और बचा है, मैं उसको आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो यहाँ तक की कहानी को आप दोहराइए और इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।